नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेसिकली क्या देख लिया था? कल सीआरआर एसएलआर के कुछ रिलेशंस हमने देख लिए थे, ठीक है ना। और ये फ्री लोनेबल फंड जो अपने एसेट का एक लास्ट इशू था वो भी देख लिया था। अब बड़ा निवेश को और जान लेते हैं ना। दूसरा एक इसका पक्ष है, बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष है। इसको बड़े ध्यान से और आराम से इसको समझना। क्या? निवेश। और ये तो बेटा जो नोट्स हैं ऑलमोस्ट पुराने थे, मतलब जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था ये तो पुराना था। और कल आपके लिए जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस लेके आने प्रीवियस ईयर के, वो मैं प्रश्न देख रहा था। उस प्रश्नों मतलब 2 प्रश्न थे, 2 के 2 प्रश्न इन्हीं बैंकिंग में से जो आपने और हमने पढ़ा है ना, डिट्टो यूँ का यूँ आया हुआ था। ठीक है, जैसे 2019 है, 2018 है, जबकि ये जो नोट्स हैं मेरे पास ये तो भैया 2013-14 उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स अपन जोड़ते जाएंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर अभी भी इतने प्यारे प्रश्न बन रहे हैं इस प्यारे प्यारे नोट से, तो कल भी आप देखना। इसीलिए मैं क्या चाह रहा हूँ, ये निवेश करके जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से समझना है ना। जल्दबाजी कतई मत करना। यदि 1 घंटे अब मेरे साथ इस चैप्टर में आप समय दे रहे हैं तो और कहीं अभी दिमाग मत लगाना। आप, मैं और ये भैया इकोनॉमिक्स की क्लास यही भली है अभी, और कुछ नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं निवेश को। कहते हैं साहब हमारे पिताजी ने तो बहुत सारा निवेश कर रखा है, खेत में कर रखा है, प्रॉपर्टी में कर रखा है और सोने में कर रखा है। तो निवेश क्या होता है? यदि आपसे मैं पूछूं, बिल्कुल सही तो कह रहे हो आप, निवेश ये कर रखा है, लेकिन निवेश कौन है ये? क्या कोई जीवित मनुष्य है, चिड़िया है, क्या है, क्या चीज़ है निवेश कर रखा है? देखो बेटा, इस डेफिनेशन को अच्छे से एक बार समझ लो। क्या कहती है डेफिनेशन? ऐसा कोई भी व्यय तो जानते हो ना, बाज़ार में कोई सामान लेने गए तो खर्चा किया तो व्यय हो गया। या आपकी जेब में से भैया 100 रुपये लेके गए और 100 रुपये में से आपकी जेब में से अब 80 रुपये रह गए, तो 20 रुपये आपने कहाँ कर दिया? तो कुछ खरीदारी कर दी, या 20 रुपये आपने किसी में निवेश कर दिया। ये निवेश क्या होते है देखना। मतलब ये क्या एक तरह से व्यय है, ऐसा व्यय जिससे भविष्य में आय की संभावना विकसित हो, उसको क्या बोलते हैं? निवेश। मतलब निवेश आप जब भी करेंगे तो उससे एक टर्म आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी, क्या? फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या रहेगा? इनकम। मतलब भविष्य में एक आय की संभावना आपकी हमेशा बनी रहेगी। यदि इस प्रकार की कोई संभावना रहती है व्यय करने के बाद में, तो वह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वह कहलाता है निवेश। क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। जैसे 100 रुपये थे आपकी जेब में, ठीक है, 20 रुपये का आपने क्या ले लिया? 20 रुपये का सपोज करो आपने ले लिया बेटा चीनी लिया है। क्या? 20 रुपये की आप, देखो आप यूँ मान लीजिए कि आपके पास क्या थे? 100 रुपये थे। 100 रुपये थे, उसमें से आपने क्या किया? 20 रुपये की चीनी खरीद ली। आज क्या खरीद ली? चीनी खरीद ली। और आपने 20 रुपये चीनी इसलिए खरीदी थी कि आपकी एक छोटी सी दुकान लगाते हैं आप, कि कल को गांव में मुझसे कोई सामान खरीदने आएगा तो 20 रुपये की चीनी में भैया बेच दूंगा मैं, है ना। इसलिए आपने दुकान पे चीनी लेके आए 20 रुपये की। 20 रुपये की 1 किलो चीनी लेके आए, सपोज़ करें आप। लेकिन हुआ क्या, 3-4 दिन बाद आपको ये पक्का ध्यान था कि बाज़ार में चीनी की बहुत किल्लत होने वाली है। यदि बहुत किल्लत होने वाली है तो क्या हुआ? चीनी के दाम बढ़ गए 28 रुपये प्रति किलो हो गए। तो आपको क्या आशा थी? भविष्य में ये चीनी पे जो आपने व्यय किया है इस पर आय की आशा थी। तो ये जो आपने 20 रुपये चीनी की खरीदारी में खर्च किए, क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे कि साहब मैंने निवेश किया 20 रुपये का। किस पर किया? 20 रुपये का चीनी पर। ये क्या कहलाया? निवेश। क्यों किया आपने चीनी पर? क्योंकि आपको भविष्य में इससे आय की संभावना थी। स्पष्ट है? निवेश क्या होता है? ऐसा व्यय होता है जिसमें भविष्य में आय की संभावना विकसित हो। जैसे पिताजी क्या करते हैं? गोल्ड खरीद लेते हैं कि भैया आने वाले समय में आगे जब रेट बढ़ेगी तो काम आएगा। तो क्या है? निवेश है। प्लॉट खरीद लेते हैं आपने प्लॉट खरीदा, सपोज़ करो आज 1 लाख रुपए का। आपको ये ध्यान है कि संभवतः ज़मीनों की रेट सामान्यतः बढ़ती हैं, तो अगले 5-7 साल में ये 2 लाख का प्लॉट हो जाएगा। निवेश किया 1 लाख का, प्लॉट हो गया 2 लाख का। तो 1 लाख का आपके बीच में क्या था? आय की संभावना के मद्देनज़र आपने किया ये निवेश किया। देखो निवेश को आप सब अच्छे से समझते थे, बस उसे कैसे शब्दों में व्यक्त करना है वही हमने आज क्लियर किया है। कोई नई चीज़ हमने नहीं करी है। लेकिन 2 शब्दों का विशेष ध्यान रखना। क्या? ऐसा व्यय। एक तो व्यय होगा वो, दूसरा ऐसा व्यय जो भी जिससे भविष्य में आय की आपको संभावना विकसित होती है, तो वह क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। स्पष्ट है?
अच्छा, अब ये तो आपने निवेश समझ लिया, एक टर्म और समझ लें, एक होती है बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपभोग व्यय। उपभोग आप जानते हो ना कि यार ये 100 का 100 रुपये का उपभोग कर लिया मैंने, तो अब मेरे पास जेब में कुछ नहीं बचा। 100 रुपये थे, बाज़ार में गया, चाट पकौड़ी और ये सब खा पी के आ गया, अब 100 रुपये का पूरा कंजम्पशन कर लिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। तो उपभोग क्या होता है बेटा? हाँ, उपभोग व्यय क्या होता है कि देखो, जब ऐसा व्यय, जब आय की संभावना नहीं होती कोई भी, आप बाज़ार में गए 100 रुपये का सामान खरीदने, या आप सपोज़ करो आपको भूख लग रही थी तो आपने भैया डोसा खा लिया, या आपने कोई जूस पी लिया, या आपने आइसक्रीम ले ली, या कुछ भी आपने 100 रुपये के गोलगप्पे खा लिए, या कोई मिठाई खा ली, तो उसमें आपने इस सोच के खाई थी कि भैया ये डोसा खा रहा हूँ तो इससे मुझे कोई इन्वेस्टमेंट मिलेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई आय की संभावना नहीं होती। मतलब देखो, व्यय हो गए दो प्रकार के, मतलब व्यय करने के तरीके देख लें। पिताजी कहते हैं ना, बहुत पैसा बर्बाद करता है, हैं, बहुत पैसा बर्बाद करता है, कि ढंग की जगह तो इन्वेस्ट करता नहीं है, बस जब देखो जब कभी 1000 की पैंट लिया है, कभी 1000 की शर्ट लिया है, 4000 के जूते लिया है, इसी में उपभोग पर खर्च करता रहता है। समझ गए? तो एक व्यय तो हो गया जिससे हमें भविष्य में आय की संभावना है, भविष्य में आय की संभावना है। और एक क्या हो गई जिसमें भविष्य में आय की संभावना नहीं है, केवल आप अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूर्ति कर लें, तो वही क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वह कहलाता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। समझ गए? उपभोग व्यय में आय का कोई लेना देना नहीं होता। स्पष्ट है? बड़े छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों में यदि इन शब्दों को एग्जामिनर यूज़ में करता है तो आपको विषय समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए, अब आगे मैं आपसे कुछ रिलेशंस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। देखो, एस से मैंने यहाँ लिखा है सिक्योरिटी, एल से मैंने लिखा है तरलता, और आर से लिखा है मैंने प्रतिदान, जिसको अपन कहेंगे रिटर्न। सिक्योरिटी तो आप जानते हो, क्या? सुरक्षा ही मान के चलो अभी। और लिक्विडिटी, तरलता, आप तो अच्छे से तरलता समझ गए। तरलता से मेरा क्या आशय है? जैसे कि आप नकद रूप में यदि कैश आपके जेब में पड़ा है तो वो भी तरल है, गोल्ड आपके पास है तो वो भी तरलता लिक्विडिटी का एक माध्यम है। कैसे है कि गोल्ड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बेच कर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। तरलता के बारे में आप अब समझ गए। प्रतिदान, रिटर्न, जब ये आपने देखा ना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा? आय की जो संभावना रहेगी वही तो बेसिकली क्या है बच्चों? रिटर्न है ना, प्रतिदान है ना। कि साहब मैंने देखो ज़मीन में 100 रुपये लगाए थे, आज वो 200 रुपये हो गए, कितना रिटर्न मिल गया? साहब करीबन दुगना रिटर्न मिला है मुझे इसमें। तो प्रतिदान की आशा किसके अंतर्गत निहित होती है? निवेश के अंतर्गत निहित होती है। अब मेरी एक बात समझो, है ना। अब एक इसमें एक क्लॉज और मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, एक लाइन और लिख रहा हूँ मैं, इसको भी एक बार ध्यान कर लो। ये जो ऋण वितरण होता है ना, ऋण वितरण भी ऋणदाता के नज़रिए से निवेश ही है। क्या? ऋण वितरण भी ऋणदाता के नज़रिए से निवेश ही कहलाता है। समझ गए? कैसे? अरे भैया, ऋण वितरण भी ऋणदाता के नज़रिए से, मतलब ऋणदाता कौन है? जैसे मैं हूँ, मैंने भैया किसी को लोन दिया, तो लोन दिया मैंने, क्यों लोन दिया? बैंक ने आपको लोन दिया तो बैंक ने एक तरीके से निवेशित किया है, उससे वो आय प्राप्त करेगी ना ब्याज के माध्यम से। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला? ऋण वितरण भी ऋणदाता के नज़रिए से निवेश ही कहलाता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंकिंग पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान रखना कि बैंक जो आपको लोन देगा एक तरीके से वो उनका इन्वेस्टमेंट है, वो उस पर रिटर्न की आशा रखते हैं। समझ गए? अब तीन शब्दों को पकड़ते हैं, एक हो गया सुरक्षा, एक हो गई तरलता, एक हो गया प्रतिदान। देखो, इनमें कोई रिलेशन को समझो। रिलेशन मतलब इन तीनों में संबंध को समझो। देखो, तीन संबंध मोटे मोटे बनेंगे इनके। क्या? किसमें? एक तो होगा एल से तरलता, और एस से हो गया बेटा सुरक्षा, और ये सुरक्षा हो गया, और ये आपका रिटर्न हो गया, मतलब सिक्योरिटी और रिटर्न। ये हो गया आपका लिक्विडिटी, और ये हो गया आपका रिटर्न। इसको बेटा एल और आर जो मैंने लिखा है, इनको आप संबंध स्थापित कर लेना। ये जो मैंने हिंदी में सिक्योरिटी, तरलता, प्रतिदान का है, और अंग्रेजी में याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और रिटर्न। अच्छा, पहला देख लेते हैं बेटा। ये कह रहा है कि लिक्विडिटी और सुरक्षा में या सिक्योरिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। क्या रिलेशन, कैसा संबंध होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। अब मेरी बात समझो। देखो, घर में
कहते हैं ना कि भैया हम शादी ब्याह में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि साहब घर में बहुत सारा कैश पड़ा है, सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। क्या? बहुत सारा कैश पड़ा है। या सपोज़ करो आप कहीं रोड पे जा रहे हो और आपको किसी आदमी ने पकड़ लिया और बोला निकाल पर्स, निकाल पर्स में से सामान निकाल। तो पर्स में आपके कितने थे? 2 रुपये पड़े थे। बोले क्या 2 रुपये रखता है बस, हैं? तेरे से ज़्यादा तो मेरे पास ही है। तो बोले साहब मेरे पास तो इतना ही है ना। तो वो क्या करेगा, लेकिन चोर तो आया है, चोरी तो करके जाएगा, तो वो आपसे 2 रुपये लेके चले गया। क्या? 2 रुपये लेके चले गया। अच्छा, साथ में आपकी वो घड़ी भी उतरा के ले गया, आपने घड़ी भी पहन रखी थी। अब मुझे एक बात बताओ, जो 2 रुपये थे वो तो इनिशियली तुरंत उसके पास एज ए लिक्विड फॉर्म में पहुंच गए। अब वो घड़ी को क्या करेगा, कहीं बेचने जाएगा 4 जगह। तो सपोज़ करो तुम्हारी घड़ी भी ऐसी थी 50-60 रुपये वाली, 40 रुपये वाली जो डिजिटल वॉच आती है मेले में। अब उसके लिए यदि वो 20-30 रुपये का तेल खर्च कर देगा और फिर जाके किसी दुकान पे बेचने जाएगा और उसको ख़रीदेगा नहीं, तो उसकी तो मेहनत और ख़राब गई। तो तरलता कहलाएगी क्या उस घड़ी की? नहीं कहलाएगी। तरलता आपकी किसी कहलाएगी? उस नोट की कहलाएगी जो उसने नोट आपसे छीन लिए थे। अब मेरी एक बात समझो, देखो इनमें मैंने क्या कहा, सिक्योरिटी और लिक्विडिटी में कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अब देखो अगर आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, क्या आपके घर में 1-1.5-2 लाख रुपए पड़े हैं? देखो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रुपए हो गए, 1-1.5 लाख रुपए भी है ना। अब आपके लिए संभव हो सकता है कम हो, तो बहुत अगर 1-1.5-2 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं तो आप क्या करेंगे, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। मतलब कैसी सुरक्षा आप महसूस करेंगे कि साहब कैसे भी करके रात निकल जाए, अगले दिन जाके बैंक में जमा कराए आऊँगा। मतलब कि हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी आपके पास होगी उतनी ही वो क्या होगी, असुरक्षित होगी, या उतनी ही सुरक्षा उसमें कम होगी, उसको संभालने में बड़ी दिक्कत होगी। गांव में पहले इसीलिए क्या करते थे, कैश कोई भी नहीं रखता था बच्चों गांव में। पहले गांव में क्या करते थे, उसको या तो सोना में कन्वर्ट कर लेते थे, चांदी में कन्वर्ट कर लेते थे, और अपनी मिट्टी की दीवार के अंतर्गत कहीं चिनवा दिया करते थे, ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे। वो ज़्यादा उनको सरल रखता था सुरक्षा करना। आपके ये क्या चूल्हे बनाया करते थे मिट्टी के, तो चूल्हे के अंदर रख दिया करते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भैया सिक्योरिटी और लिक्विडिटी में इन्वर्स रिलेशन है। यदि आपके पास लिक्विडिटी बहुत जाता है तो आप ज़्यादा असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, समझ गए, इनसिक्योर महसूस करेंगे। जितनी अधिक तरल होगी उतनी ही असुरक्षित होगी, ध्यान रखना। जितनी अधिक तरल होगी उतनी ही क्या होगी, असुरक्षित होगी। अच्छा आगे देखें, आगे ये रिलेशन क्या कहता है। अब भैया रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी की और रिटर्न की। मैं एक बात बताओ, आपके पिताजी क्या कहते हैं, आपके पिताजी का सपोज़ करो किसी का पिताजी का रिटायरमेंट हो गया हो तो वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पिताजी को भैया क्या मिला, रिटायरमेंट होने के बाद प्रोविडेंट फंड का या जो पैसा था वो पैसा मिल गया। और जो पैसा मिला सपोज़ करो उनको 20 लाख रुपए मिले, क्या मिले, 20 लाख रुपए मिले। अब भैया अपने जैसा कोई युवा बैठा हुआ था, उसने कहा कि एक बात करो अंकल जी, म्यूचुअल फंड में लगाओ पैसा, 20 लाख रुपए मिले ना, एक काम करो शेयर मार्केट में लगा दो। शेयर मार्केट देखो 2 साल में दुगना हो गया, आपके 20 लाख 2 साल में क्या हो जाएंगे, 40 लाख हो जाएंगे। लेकिन भाई ये तो अनुभवी है अंकल जी। तो अंकल जी ने क्या बोला कि देखो बेटा मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। अब वो 40 लाख के उससे पहले मैंने ये भी देखे हैं बच्चे कि 20 लाख के मात्र 1 लाख रुपए भी रहते हुए देखे हैं मैंने शेयर मार्केट में। इसलिए मैं क्या करूँगा कि भैया मुझे रिटर्न कम मिल जाए। क्या, मुझे तो रिटर्न कम मिल जाए। तो अंकल जी ने क्या किया, सरकारी बैंक में जाके एफडी करा दी। क्या करा दी, एफडी करा दी। एफडी में उनको ब्याज मिलता था सपोज़ करो 8.5%। सीनियर सिटीजन में आ गए थे ना, तो उनको 8.5% ब्याज मिलता था एफडी में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, रिटर्न और सिक्योरिटी में भी इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कि रिटर्न तो कम मिलेगा लेकिन आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। कम जोखिम लेंगे तो क्या होगा, आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, समझ गए। और यदि आप अधिक जोखिम लेंगे, अधिक जोखिम लेते हैं तो रिटर्न तो आपको अधिक मिलता है लेकिन सिक्योरिटी नहीं रहती है आपकी, समझ गए। इन्वर्स रिलेशन ये समझ गए बच्चों। मतलब कि पैसा जितना अधिक सुरक्षित रखा जाएगा उसमें उतना ही रिटर्न आपको कम मिलेगा, समझ गए। जितना कम जोखिम उतना ही कम रिटर्न आपको मिलेगा। ये रिलेशन समझ गए। अगला रिलेशन और देख लो, लिक्विडिटी और रिटर्न में। क्या, लिक्विडिटी और रिटर्न में तरलता और प्रतिदान में संबंध और देख लो। अरे भैया बड़ा सिंपल सा संबंध है ये, तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा। पैसा जितना अधिक तरल होगा उससे रिटर्न उतना ही कम मिलता है, ध्यान रखो।
सपोज़ करो आपने कभी देखा है क्या 1,000 रुपये का नोट आपके पास पड़ा हो और 3 साल बाद वो 1,000 रुपये की कीमत आपके 1,200 रुपये या 1,300 रुपये हो गई हो? ऐसा हुआ देखा कि आपने? नहीं देखा ना। हाँ, यदि आपने 1,000 रुपये की चांदी या 1,000 रुपये का आपने गोल्ड खरीद लिया हो तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई कि अगले 3-4 साल में ये चांदी 1,200 रुपये की हो गई या सोना 1,200 रुपये का हो गया। कह सकते हैं ना। मतलब कि जितनी ज़्यादा आपने तरलता में पैसा रख रखा होगा उतना ही कम आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। ध्यान रखना, इसलिए तिजोरी में भर भर के पैसे रखोगे तो उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। आप इस लिक्विडिटी को क्या कर सकते हैं? ज़मीन खरीद सकते हैं, तो ज़मीन पर भी आपको रिटर्न कितना मिल सकता है? अधिक मिल सकता है। तो इसका रिलेशन भी इन्वर्स रिलेशन हो गया। देखो बड़ी सामान्य बातचीत है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या है इनका यूज़ बड़ा होगा हम आगे जब पढ़ेंगे। तो आप जब देश की अर्थव्यवस्था समझेंगे ना तब ये तरलता क्यों इतनी बढ़ा रहे हैं हम, रिटर्न इस पर कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, सुरक्षित कौन कौन से रिटर्न रहेंगे हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। पहला रिलेशन समझ में आ गया। सिक्योरिटी और लिक्विडिटी से क्या तात्पर्य है कि लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम आपके पास क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। हैं, अगर आप 10 ग्राम सोना लेके जा रहे हैं जेब में रख के या कहीं पर अंटी में दबा के तो वो ज़्यादा सुरक्षित है बनिस्बत की आप उसकी जगह 50,000 रुपये कैश लेके जा रहे हैं। दूसरा, आप इसी तरीके से रिलेशन देखना चाहेंगे सिक्योरिटी और रिटर्न का। तो हमने अभी भी क्या देखा कि भैया जिसमें जितना कम जोखिम होता है उसमें उतना ही कम हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। समझ गए? रिटर्न उतना ही कम मिलेगा जितना अगर आपके पास अधिक से अधिक यदि आपने पैसा सुरक्षित रख रखा है। जितना सुरक्षित, मोर सिक्योर लेस रिटर्न। अच्छा, और लेस सिक्योर मतलब कि मोर रिटर्न। क्लियर? इसमें भी इन्वर्स रिलेशन, इसमें भी इन्वर्स रिलेशन, और इसमें भी हमने देखा इन्वर्स रिलेशन होता है लिक्विडिटी और रिटर्न में। स्पष्ट है? देखो कई बार हम कहते हैं ना कि जोखिम ले, तो जोखिम के बेटा पुरस्कार भी होते हैं 2। कौन कौन से पुरस्कार होते हैं? देखो कई बार जोखिम में हमें शेयर मार्केट में खूब सारा रिटर्न देखने को मिलता है। जोखिम लेता है ना व्यक्ति कई बार, और जोखिम पे हमें ब्याज। देखो आपने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आप, मेरा कोई बिज़नेस था, ठीक है, मेरा बिज़नेस कैसा था? थोड़ा सा जोखिमपूर्ण था, है ना। तो मैंने कहा देख भाई तू मुझे इस बार 100 रुपये दे दे, है ना, दिवाली आ रही है, मैं क्या लेके आ रहा हूँ दिवाली पे? मैं बेटा गुड़ लेके आ रहा हूँ बहुत शानदार वाले यूपी से, ठीक है। तो मुझे भैया 100 रुपये तो दे दे, मैं बाज़ार में गुड़ बेचूंगा और ज़्यादा रिटर्न कमाऊंगा, फेस्टिव सीज़न में भी है। अब 100 रुपये का इस व्यवसाय के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि देखो बाज़ार में 1 रुपये सैकड़ा ब्याज मिलता है ना, मैं तेरे को 2 रुपये सैकड़ा दूंगा। क्या? 2 रुपये सैकड़ा दूंगा। तो भैया जोखिम ले रहा हूँ ना मैं। अगर ये गुड़ नहीं बिका, दिवाली तो 2-3 दिन की आई, अगर ये गुड़ नहीं बिका 3 दिनों में तो क्या होगा? गए मेरे तो पैसे। गुड़ मेरा क्या है, लेके फिर उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा। लेकिन देखो संभावना भी बहुत है कि फेस्टिव सीज़न है, गुड़ ले आओ 100 रुपये का और 2 रुपये सैकड़े से लेके आया हूँ। जहाँ भैया 10 रुपये किलो भाव है तो वहाँ मैं 15 रुपये किलो बेचूंगा। तो ये जो उसने जोखिम लिया, तो हमने देखा कि जोखिम के पुरस्कार के रूप में हमें ब्याज और प्रतिदान मिलता है। समझ गए? ये पुरस्कार होता है जोखिम का। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो, ये जो बैंक होती है ना हमारी, बैंक इस सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और रिटर्न, इनका बड़े ही मतलब एफिशिएंट तरीके से इनका यूज़ में लेती है ना, कि जितने लंबे समय तक आपको जोखिम लेना है, कितने कम समय आपको जोखिम लेना है, उसी हिसाब से बैंक क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है ना। इसी प्रकार रिटर्न, इंटरेस्ट और लिक्विडिटी के परित्याग का भी पुरस्कार होता है। किसका? बैंक के लिए। समझ गए? कई बार आप बैंक को देखते हैं कि बैंक अपनी ऐसी पॉलिसी लेके आता है कि भैया इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं हम? गवर्नमेंट प्रतिभूतियों में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बोल देती बैंक बेटा अभी क्या सिक्योरिटी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजार जैसा चल रहा है। तो किस में ये इन्वेस्टमेंट कर दिया? जैसे बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर दिया, तो वो देख लेती हैं भैया इस बार हमारे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बनिस्बत रिटर्न हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये बैंक ये भी देखती है भैया कि लिक्विडिटी हमें कितनी बना के रखनी है
और ज़्यादा लिक्विडिटी रखेंगे या नहीं रखेंगे। अच्छा, हमारे बैंक के पास बहुत सारी लिक्विडिटी होगी तो क्या काम करते हैं, इसको निवेश कर देते हैं, किसमें बॉन्ड खरीद लेते हैं, या फिर हम भैया कोई ना कोई सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ जिनको कहते हैं। तो ये क्या कर दिया आपने, लिक्विडिटी अधिक आ गई थी, उसको सुरक्षित करने के लिए आपने बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ ले ली। समझ गए। अच्छा, लिक्विडिटी आपके बैंक में ज़्यादा थी और आपने बॉन्ड और सिक्योरिटी सरकारी ले ली, तो आपका पैसा तो सिक्योर हो गया, सरकार के पास चले गया, लेकिन आपको ब्याज कम मिल रहा था इसमें। इसी लिक्विडिटी को यदि आप बाज़ार में होम लोन, पर्सनल लोन इत्यादि में यदि घुमाते तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये रिलेशन जो है ना बच्चों, बैंकों में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। कौन कौन सा, इन तीनों का रिलेशन, आपकी सिक्योरिटी, लिक्विडिटी और रिटर्न, है ना। इन तीनों चीज़ों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलें आगे। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो। और देखो, कई बार आप ये देखते हो ना, बैंकों में एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, एक होता है आपका करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है बनिस्बत की करंट अकाउंट को, क्योंकि भैया इसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए सेविंग अकाउंट को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। देखो, अब एक अर्थशास्त्री थे जेम्स टॉबिन। कौन थे, जेम्स टॉबिन। उन्होंने एक बेटा सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं निवेश का पोर्टफोलियो सिद्धांत। क्या, निवेश का पोर्टफोलियो सिद्धांत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े प्यार से समझ लो। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जब प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराऊंगा। पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसने क्या बोला था बच्चों इस थ्योरी में, टोबिन ने बेटा एक निवेश की ये पोर्टफोलियो थ्योरी बताई थी। और इसमें इन्होंने क्या बोला, देखो ये लाइन इसकी पकड़ के चलना, अधिकतम संभव विविधीकृत निवेश। कई बार आप देखो, अब वही अपन पुराना एग्जांपल लेते हैं कि फादर का क्या हुआ, रिटायरमेंट हो गया। क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद 20 लाख रुपए घर लिया है भैया, पेंशन मतलब जो आपने प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा जमा कराया था इकट्ठे करके। अब 20 लाख रुपए को पिताजी ने तो आपकी बात तो मानी नहीं कि शेयर मार्केट में लगा दो, लेकिन पिताजी ने क्या किया, ठीक है बेटा तेरा कहना भी सही है कि वर्तमान में बाज़ार में हमने इसमें तेज़ी देखी है पिछले 2-3 साल में। तो इन बाबूजी ने क्या किया, 1 लाख रुपये तो इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में। 5 लाख की इन्होंने एफडी करा ली। 5 लाख की इन्होंने क्या किया, आपके वयोवृद्ध एक योजना चली थी जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस में उसमें अधिक आपको ब्याज मिलता है। ये भी एक एफडी की तरह ही होती है। तो 5 लाख रुपए की आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करा दी, समझ गए। तो आपके पास कितना हो गया, 11 लाख। और बाबूजी ने क्या किया, 4 लाख रुपए का सोना खरीद लिया कि भैया संकट के समय काम आएगा। तो ये 15 लाख तो ये हो गए। 5 लाख रुपए का बाबूजी ने क्या किया, एक छोटी सी दुकान खरीद ली। क्या, एक छोटी सी उन्होंने दुकान खरीद ली। या उन्होंने क्या किया कि 5 लाख रुपए अपने पास कैश रख लिए। क्या रख लिए, कैश रख लिए। भैया संकट में कैश तो चाहिए ना तुरंत, समझ गए। तो सोना तो चलो बेचेंगे तो 2-3 दिन लग जाए तो, लेकिन 5 लाख तो कैश रख लेते हैं और बाकी पेंशन आई जाएगी हर महीने। तो भैया इस प्रकार से उन्होंने विविधीकृत करते हुए अपना निवेश को बांट दिया। ये निवेश कैसा किया इन्होंने, विविधीकृत निवेश किया। इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ गए ना। मतलब ये कुछ संसाधन सुरक्षित अवसरों में, तरल अवसर, कुछ को तरल अवसरों में और कुछ को हाई रिटर्न वाले अवसरों में इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि बेटा लिक्विडिटी, सिक्योरिटी, रिटर्न इनको हम मैक्सिमाइज कर सकें। ये इसीलिए तो सारे काम किए हैं कि आपको सिक्योरिटी रह सके, लिक्विडिटी रह सके और रिटर्न भी आ सके। और इन तीनों का जो औसत मूल्य है उसको आप क्या कर सकें, उसको बढ़ा सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। समझ गए पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो आपने पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ जेम्स टॉबिन की देखी है ना, तो इसमें एक नाम और जोड़ लें साथ में, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये जो सिद्धांत आपने देख लिया बेटा, एक आप नाम जोड़ें मॉन्टेस्क्यू का। क्या, एक चिंतक और थे मॉन्टेस्क्यू। अब ये मॉन्टेस्क्यू बोलते जितने भी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में नाम कौंध गया होगा कि हाँ सर मॉन्टेस्क्यू तो थे। और उन्होंने क्या दिया था सिद्धांत, पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या दिया था, पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया था। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निवेश, सॉरी इसको विविधीकृत निवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
विविधीकृत निवेश के जैसा विविधीकृत निवेश किया था ना, ऐसे ही बेटा ये विविधीकृत आपका पोर्टफोलियो सिद्धांत किसका हो गया, शासन का। इसको और रिफाइन करेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हो, शासन के पोर्टफोलियो सिद्धांत। कहते हैं ना भैया ये मंत्री जी का पोर्टफोलियो इस बार बड़ा कमज़ोर हो गया। देखो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये खूब होता है, हमारे ये सिस्टम चलता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे जब 1921 में ये पोर्टफोलियो सिस्टम अपना लिया गया था, है ना, हमारे यहाँ पर भैया हमारे यहाँ पर ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 कब 1861 में इस सिद्धांत को अपना लिया था। और क्यों अपनाया था कि हमने ये कहा था कि भैया शासन की औसत उत्पादकता बढ़ाएंगे कैसे। देखो काम आप सबको अलग अलग दे दो, अगर अपना संप्रभु देश की समस्त सत्ता अथवा उसके राजा पदाधिकारी में निवेश करने के बजाय उन्होंने क्या कहा कि आप कई पदाधिकारी कई मंत्रियों में निवेश करना चाहिए, ताकि क्या होगा, शासन की औसत उत्पादकता बढ़ाई जा सके। जैसे सपोज करो कांग्रेस में राहुल गांधी जी को पूरी मिनिस्ट्री संभाला दी, पूरा मतलब कि जब पीएम बन गए वो कभी, तो उनको बोल दिया कि भैया अब तुम ही संभालो सारे, तो उनकी उतनी प्रोडक्टिविटी आ पाएगी क्या, कभी नहीं आ पाएगी। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भैया सभी मंत्रियों में काम बांटना पड़ेगा, समझ गए, मतलब कि सभी मंत्रियों में काम का निवेश करना पड़ेगा। एक राजा एक पदाधिकारी में निवेश करने की बजाय कई पदाधिकारी मंत्रियों में निवेश करना चाहिए। ये कौन कहता है, ये चिंतक था मॉन्टेस्क्यू, इसने बोला था पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, समझ गए। और यही निवेश में विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन से इसका आशय भी यही है कि काम को बांट दिया, सबको अपना अपना काम अलग दे दिया, विविधीकरण कर दिया, तो उससे क्या हो गया, एक कमज़ोर काम कर रहा है और एक बढ़िया काम कर रहा है, तो आपका जो औसत उत्पादकता दर आएगी ना वो बराबर आएगी, मतलब औसत आपका मेंटेन हो जाएगा, समझ गए। चलो अब अगली चीज़ देख लेते हैं। हाँ देखो हम एसेट पोर्टफोलियो के बारे में देख रहे थे, तो उसमें बच्चों ये ऋणों के बारे में और समझ लो, क्या कुछ ऋणों के बारे में और समझ लो, है ना। देखो ये लोन के बारे में आपको समझना बहुत आवश्यक है। ये जो अग्रिम ऋण है ना, एडवांस लोन, इस पर भैया आई थिंक 2018 या 2019 में प्रश्न आया था। अब क्या था, आधे से ज़्यादा हिंदी बच्चों को हमारा एडवांस लोन या अग्रिम ऋण के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या अग्रिम ऋण और एडवांस लोन के बारे में जानकारी नहीं थी। अब नई जानकारी थी तो उस अनभिज्ञता में क्वेश्चन गलत करा है। चलो अब देख लो भैया, पहला लोन होता है गिरवी ऋण। क्या होता है, गिरवी ऋण। इसके अंतर्गत क्या होता है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऋण लेने गए और उसकी जगह आपने कुछ गिरवी रखा है तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्गेज लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। देखो भैया जितने भी होम लोन लेने जाओगे ना आप, तो जो आपको बैंक होम लोन देगा वो क्या करेगा, आपके ज़मीन के कागजात रख लेगा। ओरिजिनल कागजात किसके पास रहेंगे, बैंक के पास रहेंगे। यदि आप डिफ़ॉल्टर हुए तो क्या करेगा, इन ज़मीन के कागजातों के द्वारा आपकी संपत्ति को बेचकर अपना जो लोन है उसको पूरा करने का या भरपाई करने का प्रयास करेगा। समझ गए। अगर इसको शब्दों में देखें तो बड़ी अच्छी लाइन है, संपत्ति के कब्जा अधिकार के बदले, संपत्ति के कब्जा अधिकार के बदले, मतलब मेरी कोई संपत्ति है, उस संपत्ति के कब्जे अधिकार के बदले दिए गए ऋण को क्या बोलते हैं, मॉर्गेज लोन कहते हैं। होम लोन, कार लोन सब इसी में आते हैं, है ना। मतलब कि जब तक बेटा होम लोन या कार लोन की कोई अंतिम किस्त ना चुका देंगे तब तक वो कागज़ आपके बैंक के पास क्या रहेंगे, गिरवी रहेंगे। क्या रहेंगे, गिरवी रहेंगे। अपनी पुरानी पिक्चरों में तो बहुत देखा होगा, माँ जाती है सोने लेके कि साहब ये गिरवी रख लो, पति की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना है ना। तो वही वाली बात है, सेम मॉर्गेज लोन वही है, उसमें और कोई अंतर नहीं है। आगे देख लीजिए, अगला होता है एडवांस लोन, अग्रिम ऋण। ये क्या है, अच्छा देखो ध्यान दो, भविष्य में धन प्राप्ति के आधार पर, क्या भविष्य में धन प्राप्ति के आधार पर जो ऋण दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अग्रिम लोन। एग्जाम्पल समझ लो, देखो मेरी 1 लाख की मेरे पास क्या है, एफडी है। क्या, 1 लाख की एफडी है। बैंक के पास मैं लोन लेने गया तो बैंक ने बोले साहब आपके कागज़ इतने मजबूत नहीं है कि हम आपको 50,000 का लोन दे सकें। तो मैंने कहा साहब देखो मैंने आपकी बैंक में ही 1 लाख की क्या करा रखी है, एफडी करा रखी है। क्या, 1 लाख की एफडी करा रखी है, लेकिन 1 साल बाद मुझे वो मैच्योर होगी, मतलब 1 साल बाद मुझे मिलेगी।
तो आप मुझे भैया 1 साल के लिए लोन दे दो 50,000 रुपये का। यदि कोई दिक्कत आ गई तो आपके पास तो 1 लाख रुपये पड़ा ही है ना मेरा, उसमें से आप वापस कर लेना, काट देना। समझ गए? तो एडवांस ले क्या होता है, भविष्य में धन प्राप्ति के आधार पर दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण कहते हैं। भविष्य में धन प्राप्ति के आधार पर, मतलब एडवांस, अग्रिम ऋण। समझ गए कि भविष्य में इसको धन प्राप्त होगा तब ये चुका देगा। तो भैया भविष्य में धन प्राप्ति के आधार पर जो आपको लोन दिया जाता है वह क्या कहलाता है, आपका एडवांस लोन कहलाता है। देखो आपके पिताजी नौकरी में होंगे तब उन्होंने प्रोविडेंट फंड होता है, LIC होता है, ये नाम आपने सुने होंगे। इनके अगेंस्ट में बच्चों लोन मिल जाता है। क्या? इनके अगेंस्ट में लोन मिल जाता है। आपकी सैलरी स्लिप है, इस पर भी आपको लोन मिल जाता है। आपकी भविष्य निधि, ये सब इनके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाता है कि भैया यहाँ पर तो पैसा पड़ा हुआ है, इनके अगेंस्ट में आपको एडवांस लोन दे देते हैं। क्या देते हैं? अग्रिम ऋण दे देते हैं। इसमें आपसे कोई मॉर्गेज रखवाया है क्या? नहीं रखवाया ना, वो तो वहाँ पर भी आपको ब्याज मिलता रहेगा FD पे, और यहाँ पर जैसे ही अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो आपकी FD में से पैसा ट्रांसफ़र कर लेंगे वो तो बैंक वाले। अगला लोन होता है बेटा कंजोर्टियम लोन, जिसको बोलते हैं कंजोर्टियम लोन। ये भी बड़ा अच्छा है, ध्यान रखो। देखो 2 या अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी, इन शब्दों पे ध्यान देना, अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिए गए बड़े ऋण। देखो कंजोर्टियम क्या होता है, जब आपस में 2 आदमी मिल जाते हैं ना, उसको यही बोलते हैं कंजोर्टियम। और लोन भी वही हो गया। भैया टाटा को किसी लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो भैया एक बैंक के यदि 7,000 करोड़ का उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो क्या हुआ कि एक बैंक ने बोला साहब मेरी तो जो 3 मुझे विकास जी ने चीज़ें बता रखी हैं, लिक्विडिटी, सिक्योरिटी और रिटर्न, इनके अनुसार यदि मैंने इसको लोन दे दिया मेरे बैंक से तो मेरे यहाँ पर सिक्योरिटी का खतरा पड़ जाएगा और वैसे ही मेरी रिटर्न भी कम हो जाएगी। तो क्यों ना एक काम करें, हमारे पास 3,000 करोड़ रुपए हम दे देते हैं, और SBI ने बोला 3,000 करोड़ रुपए हम दे देते हैं। 500 करोड़ रुपए देने के लिए सपोज करो BOB बैंक आ गया, तो इनने क्या किया, ये बेटा 4,000 कर दो। SBI बड़ा बैंक है ना, 4,000 कर दिए, और इसको 4 कर दिए ना, तो इसको 2,000 कर दो। ठीक है, 2,000 रुपये हो गए, 4,000 रुपये हो गए, और इसको कर देते हैं 1,000 रुपये। देखो गणित भी तो बिठानी पड़ेगी ना पूरी। टाटा को 7,000 करोड़ का लोन देना था, 2,000 करोड़ सपोज करो, अब PNB छोड़ो, PNB नहीं BOB ने दे दिए, और 4,000 करोड़ किसने दे दिए, SBI ने दे दिए, और ये अपने 1,000 करोड़ किसने दे दिए, ये दे दिए बच्चों ICICI बैंक ने दे दिए। अब ये भैया बड़ा लोन था, बड़ा लोन था, इसको देने के लिए इन तीनों ने, बैंकों ने आपस में मिलकर, मतलब 2 या 2 से अधिक ऋणदाताओं आपस में मिलकर एक अस्थायी समझौता करते हैं। हमेशा के लिए थोड़ी इनका समझौता, कोई अस्थायी समझौता के आधार पर जो बड़ा ऋण दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंजोर्टियम लोन बोलते हैं। कौन सा लोन बोलते हैं बच्चों, कंजोर्टियम लोन बोलते हैं। अब कभी भी अखबार में देखो कंजोर्टियम लोन के बारे में तो समझ जाना कि 2 या अधिक ऋणदाताओं या बैंक के अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिए गया जो बड़ा ऋण है उसी को क्या बोलते हैं, कंजोर्टियम लोन बोलते हैं। अगला देख लो सिंडिकेट लोन। देखो सिंडिकेट जहाँ पर भी आ गया ना, कई बार मूवीज़ में देखा होगा साहब, इन्होंने तो सिंडिकेट बना रखी है, मतलब आपस में सब मिले हुए हैं, 2 या 2 से अधिक, ये आपने देखा था, ठीक है ना। इसी प्रकार से सिंडिकेट में क्या होता है, आपस में मिलकर जो कारोबार करने वाले बैंक हैं इनका एक स्थायी समूह होता है। ये क्या, ध्यान रखो, सिंडिकेट में स्थायी समूह होता है। पुनः कह रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान रखना शब्दों का। और ये कैसा है, अस्थायी समझौता है कंजोर्टियम। सिंडिकेट में ये आपस में अधिकतर मिले ही रहते हैं, स्थायी समूह होते हैं। ये 4 बैंक आपस में मिल गए, सपोज करो BOB, SBI और ICICI तीनों मिल गए, आपस में मिलकर कारोबार करने वाले बैंकों के स्थायी समूह को क्या बोलते हैं, सिंडिकेट बोलते हैं। सिंडिकेट बोलते हैं, समझ गए, क्या बोलते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। और इन बैंकों का परमानेंट इनको समूह माना जाता है। और जब जब ऋण के लिए कोई बड़ा ग्राहक आता है ना, जैसे कोई बड़ा ग्राहक आता है तो बैंक आपस में मिलकर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करा देते हैं। क्या, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करा देते हैं। स्पष्ट है। तो आपने गिरवी ऋण देखा, ये तो आपने पिक्चरों को देख के समझ होंगे, ये इंपॉर्टेंट था एडवांस लोन क्या होता है। अब ये कंजोर्टियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, एडवांस लोन और कंजोर्टियम लोन और सिंडिकेट लोन। अब आप देख ही गए भैया, आपस में जब मिलकर बैंक वाले कारोबार करते हैं और ये एक स्थायी समूह होता है, और ये भैया लॉन्ग टर्म के लिए लोन इसमें दिया जाता है। तो ये कौन से लोन हो गए, सिंडिकेट लोन हो गए। चलो अब इसमें एक टर्म और समझ लो, कॉल मनी और कॉल, वो अपन ने देखा था ना, कॉल मनी और कॉल ओवरनाइट रेट अपन ने देखी थी, रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में समझा था।
उसी के अंतर्गत एक होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉल मनी। कॉल करके बुलाते हैं ना, आवाज़ देखिए, मतलब इतनी नज़दीक से आवाज़ किसी को कॉल देने के लिए आप जब भी तो कहोगे जब आपके आसपास होगा और आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी, तो उसी से समझ लेना ये कॉल मनी वर्ड बन के आया। कैसे? अगले दिन की वापसी की शर्त पर जो कोई ऋण दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉल मनी कहते हैं। देखो, और एक किस प्रकार का ऋण होता है? एक दिवसीय ऋण होता है, एक दिन के लिए जाता है। और एक दिवसीय ऋण जिस दर पे दिया जाता है उस दर को आप क्या कहते हो? कॉल रेट कहते हो। क्या कहते हो? कॉल रेट कहते हो। अब ध्यान रहेगा ना, कॉल मनी क्या है? आवाज़ दे के भैया तुरंत ही पैसा मांग लिया, अगले दिन ओ भैया पैसा दे दो वापस जो आपको ऋण दिया था। अगले दिन की वापसी की शर्त पर दिए गए ऋण को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉल मनी कहते हैं। और अच्छा, इनका इंग्लिश का ध्यान रखना, क्योंकि वो कॉल मनी को बुलावा मुद्रा भी लिख सकता है, उसका कोई अता पता नहीं है हिंदी ट्रांसलेशन का। तो कॉल मनी पे ध्यान रखना। किसको कॉल मनी कहते हैं? अगले दिन की वापसी की शर्त पर यदि आपने कोई ऋण दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल मनी बोलेंगे। और जिस दर पे दिया है तो उस रेट को क्या बोलेंगे? कॉल रेट बोलेंगे। स्पष्ट है? अच्छा, ये सर लेता कौन है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, कई बार बैंकों में आपस में क्या होता है, जैसे ए बैंक है और ये बी बैंक और ये ए बैंक है। देखो डेली के ट्रांजैक्शन सपोज करो ए के पास 100 रुपये बैंक में है और इसके पास भी 100 रुपये हैं। अब ए का डेली का ट्रांजैक्शन 20 रुपये होता है सपोज करो, लेकिन किसी दिन मेरा जैसा बड़ा ग्राहक आके उसने बोला कि भैया 40 खोके चाहिए, मतलब 40 रुपये चाहिए। तो 40 रुपये इसने दे तो दिए, लेकिन इसकी बाकी की सारी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ गई। कल भी यदि कोई इसी प्रकार का ग्राहक आ गया तब क्या करेंगे? तो क्या करते हैं, एक दिवसीय ये ए क्या करेगा, बी से कुछ पैसा रख लेगा, बोलेगा साहब एक पैसा दे दो थोड़ा बहुत, जिसको कॉल मनी कहते हैं। अब ये कॉल मनी थोड़ी देर एक दिन अपने पास रख लेगा और अगले दिन वापस उसको लौटा देगा। या सपोज़ करो किसी बैंक को तुरंत कोई लोन देना है, एक दिन के लिए और बड़ा लोन देना है, तो क्या करेगा वो? किसी बगल वाले बैंक से कॉल मनी मांग लेगा उससे, और उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कॉल दर थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो दे देते हैं। एक दिन के लिए है ना ये, इसलिए एक दिवसीय ऋण जो भैया कॉल मनी कहलाता है, और इस पर लगने वाली दर को हम कॉल रेट कहते हैं। डेफिनेशन की बात करो तो अगले दिन की वापसी की शर्त पर दिए गया ऋण क्या होता है? कॉल मनी होता है। स्पष्ट है? देखो हमारे ये मीबोर मैंने लिखा है ना, मीबोर क्या होता है? इसको मैं पहले एक चीज़ और बता दूं आपको, एक बेटा कॉल मनी मार्केट होता है। क्या होता है? ये जो एक दिवसीय ऋणों का लेन देन होता है ना, बहुत सारे बैंक्स होते हैं ए बी सी डी डी, ये आपस में बैंक क्या करते हैं? ई एफ जी एच सपोज करो, ये आपस में बेटा लेते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, है ना। तो ये जो भैया जिस बाज़ार के अंतर्गत है, जिस बाज़ार के तहत ये आपस में बैंक आपस में ऋण लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट। और आपको मैं बता दूं, दुनिया में ये सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट कौन सा माना जाता है? लंदन में माना जाता है कि इसका हब जो है कॉल मनी मार्केट का, कॉल मनी मार्केट का जो हब है वो कहाँ माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लंदन माना जाता है। इसीलिए भैया जिस दर पर ये कॉल रेट, जिस दर पर ये कॉल मनी दी जाती है उसी को कॉल रेट कहते हैं। और लिबोर में इस रेट पर क्या होता है? लेन देन होता रहता है। तो ये जो रेट है ना, कॉल रेट, ये कई बार लिबोर रेट भी बोलते हैं इसको। क्या? लिबोर रेट भी बोलते हैं। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो शब्दों में सब कुछ छुपा हुआ है। लंदन इंटर बैंक मतलब लंदन के आपस के, लंदन में काम हो रहा है इंटर बैंक, दो या दो से अधिक बैंकों में। ऑफर्ड रेट, इन्होंने जो रेट ऑफर्ड करी है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जिसको लिबोर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये लिबोर रेट कहाँ से निकल के आई? कॉल मनी मार्केट से निकल के आई। ये तो बात आ गई लंदन की। अच्छा, हमारे भारत में भी बच्चों एक मीबोर चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुंबई। एम से क्या हो गया? हमारी देखो व्यावसायिक कैपिटल तो मुंबई है। मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ये भैया मुंबई में भी हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कुछ बैंक्स हैं जिनके मुख्यालय मुंबई में, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया। इन्होंने आपस में मिलके, ये जो बैंक आपस में मिलके लेन देन करते हैं, है ना, जिस ब्याज दर पर कॉल मनी का लेन देन करते हैं। किसका? कॉल मनी का। ध्यान रखना। और कॉल मनी क्या होती है आप सभी जानते हैं ना। कॉल मनी एक दिवसीय ऋण होता है जो
अगले दिन ही वापसी की शर्त पे दिया जाता है। तो भैया आपस में कॉल मनी का ये लेन देन करते हैं, और जिस जगह लेन देन करते हैं कहाँ पर, मुंबई में, इसलिए ये लेन देन कहलाता है बच्चों हमारे भारत में मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। आप तो मीबोर और लिबोर को ध्यान रखना, क्या, लिबोर और मीबोर को ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको कई बार अखबार में लिबोर ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, क्या, लिबोर, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे प्लस का निशान और ये एक्स लिखा हुआ ही देगा, और एक्स इजिकल टू सपोज करो 1 हो, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो लिबोर है ना, लिबोर +1, इसको मतलब एक्स यहाँ पर है तो कैसे लिखेंगे आप, लिबोर +1, और इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो भी आपकी लिबोर रेट चल रही है लंदन में, उससे 1% क्या है ज़्यादा का ऋण आपको देना पड़ेगा। लिबोर में यदि 6% चल रही कॉल मनी रेट, तो भारत में इसको भैया भारत में कितनी दर पे काम करना पड़ेगा, 7% की दर में काम करना पड़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, क्या, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट बोलते हैं। अब इसके हिंदी के चक्कर में मत पड़ना, आप तो लिबोर और मीबोर याद रखना। वैसे ये लंदन हो गया, इंटरबैंक हो गया अंतर बैंक, क्या हो गया, अंतर बैंक, और ऑफर्ड का होता है बेटा प्रस्ताव, और रेट का आप सब जानती हैं दर, और ये अपना लंदन हो ही गया कि लंदन अंतर बैंक प्रस्ताव दर बोलते थे, समझ गए। और इसी तरह मीबोर को क्या, मुंबई को क्या बोलेंगे, मुंबई अंतर बैंक प्रस्ताव दर बोलेंगे। अब कहीं पर भी लिबोर +1 ये दिखाई दे गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1% दर क्या है, ज़्यादा है जो वर्तमान में चल रही है। स्पष्ट है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 1% को आप 100 से भी तो व्यक्त कर सकते हो ना। तो भैया ये जो 1% है, इसको 100 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में, 100 भागों में बांट दिया जाता है, 100 भागों में बांट दिया जाता है परसेंटेज में, इसलिए। अच्छा, आप सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपने खूब सुना होगा कि भैया आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट गिरा दिया, 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट की बढ़ा दी। ये बेसिस पॉइंट क्या है, यही बेसिस पॉइंट कहलाता है। ये 1% है ना, जिसको हम 100 मान के चलते हैं, यही बच्चों बेस पॉइंट कहलाता है, बेसिस पॉइंट कहलाता है। 100 आधार अंक कहलाता है, जिसका मतलब होता है 1%, क्या, 1%। जगह कम है, कोई नहीं, नीचे कर देते हैं। अब ये 100 बेसिस पॉइंट है। अगर मैंने कहा कि 100 बेसिस पॉइंट क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1% ज़्यादा हो गई या कम हो गई। यदि मैंने कहा कि 1 बेसिस पॉइंट, क्या, 1 बेसिस पॉइंट, इसका तात्पर्य क्या हो गया, 1 बेसिस पॉइंट का हो गया बच्चों 101%। मतलब कि अगर आपसे मैंने कहा कि एक काम करो बच्चों, 1 बेसिस पॉइंट दर बढ़ा दो, तो आप 0.01% दर बढ़ा दोगे, जितने भी वर्तमान में दर चल रही है। स्पष्ट है, यहाँ तक क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल हम इसमें ये प्रतिभूति देख लेंगे, और कल आपका बच्चों सारा वो फिनिश हो जाएगा, बैंकिंग वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, और बैंकिंग के बाद हम मौद्रिक नीति शुरू कर देंगे। बैंकिंग के बाद मौद्रिक नीति शुरू कर देंगे। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ये है ना, केवल यही जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मौद्रिक नीति और बैंकिंग नीति को ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से जोड़ने का काम अभी मत करना आप। कई विद्यार्थी बावड़े बना रहे हैं कि भैया आपस में जोड़ लो, आपस में जोड़ के आंसर लिख लो। अरे भैया, जो आंसर है वही लिख दो ना, क्यों इतना जुड़वा के आंसर लिखना चाहते हो, हैं। एक क्या करते हैं भैया, मैं आपको कई बार मैंने एक बात बोली है कि लड़का और लड़की, हमारे यहाँ पर जो आदमी ये कहता है ना कि भैया हम तो हमारी लड़की को लड़का कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा भेदभाव भैया वही कर रहा है। लड़की को लड़की रहने दो, गर्व से कहो। तुम्हारे लड़के को तुम लड़की कहो तो समझ में आता है, तब हम मानेंगे भैया तुमने भेदभाव ख़त्म कर दिया। जब तुम लड़की को ही लड़की कहने से कतरा रहे हो, इसका मतलब तो आपने भेदभाव तो वहीं कर दिया। इस पर मैंने वैसे तुमसे बहुत बातें करी हैं। अच्छा, अब मेरा तात्पर्य क्या था कि ये जो जितने भी टीचर अभी आपको द हिंदू पढ़ा रहे हैं, अब मुझे एक बार बताओ, ये हिंदू इंग्लिश मीडियम के बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, और तुम भी इसमें धुरंधर बनना चाहते हो, हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ के, हैं। फिर बोलते हो भैया रैंक आ रही है 300 के आसपास, ऊपर रैंक ही नहीं आ रही। अरे भैया, तुम्हारी चीज़ है क्या ये, हैं।
तुम क्या ब्रह्मा जी बनना चाहते हो क्या? सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो क्या? तुम 60% ज्ञान ले लो ना। एक तो जो टीचर ये पढ़ा रहे हैं ना, मेरे को उन पे क्या आती है, दया तो नहीं आती है। ऐसा लगता है कि इतना कनिंगनेस क्यों करते हैं भैया शिक्षा में, हैं? अरे तुम्हारा जो भैया हिंदी माध्यम का जो मजबूत पक्ष है उसको मजबूत बना दो ना। कई हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देखता हूँ जो हिंदू का अखबार मंगाते हैं, 10-15 रुपये का एक अखबार आते हैं, पागल हो जा रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अरे भाई तेरे पास जो हिंदी का मटेरियल है उसी को ढंग से पढ़ ले, हैं? तो भैया इसलिए अपन ने करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इनिशियली मैं सोच तो रहा था कि उसमें हिंदू ले लूँगा, लेकिन भैया उसमें मैंने आपको हिंदी का दैनिक जागरण अखबार लिया है। आज मैंने आपको शेड्यूल भी भेज दिया था, वीक का प्लान क्या रहेगा। और उसमें बच्चों 2 चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट नहीं करी थी, वो मैं अभी कर देता हूँ। एक तो सैटरडे, क्या एक सैटरडे और एक संडे, ये 2 दिन आपके रिवीजन के रहते हैं वैसे, है ना। लेकिन करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन हम योजना देखेंगे और एक दिन हम कुरुक्षेत्र देखेंगे। केवल एक ही क्लास ये और लगेगी, ठीक है। केवल एक क्लास सैटरडे को योजना लगेगी और दूसरी क्लास संडे को ये कुरुक्षेत्र की लगेगी। बाकी पूरे दिन मेरे प्यारे बच्चों आपको केवल एक ही काम करना है, रिवीजन। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आपने 5 दिन में प्रीवियस में पढ़ा है ना, उसको पहले कंठस्थ कर लो, उसको पहले कंठस्थ कर लो। अच्छा, कल जो बेसिकली इकोनॉमिक्स का अपना क्लास रहेगी उसमें आपके पास इससे प्रीवियस वाला लेक्चर और आज का लेक्चर और कल का जो हमारा बैंकिंग से संबंधित लेक्चर है वो पूरा होने के बाद मैं आपके साथ में MCQ शेयर्स कर लूँगा इससे रिगार्डिंग, है ना। रिवीजन के लिए ये यूँ कह लीजिए, अपना इवैल्यूएशन करने के लिए MCQ आपके साथ शेयर कर लूँगा। उनको करेंगे तो जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझ और रिवाइज़ कर पाएंगे। क्यों गलत हो रहा था, पढ़ा तो दिया था लेकिन अभी भी गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उस प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी इवैल्यूएशन कर पाएंगे। चलिए, आपको इसी नोट पर आज धन्यवाद देता हूँ। और शाम को रात्रि को 9 से 10 सोने से पहले जो मैंने आपको अखबार की कटिंग या अखबार की आपको एडिटोरियल या अखबार के आपको छोटी छोटी न्यूज़ फीड भेजी हैं उनको अवश्य पढ़ लेना। और किसी को भी मुझसे जुड़ना हो तो 8619059759 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर बातचीत कर सकते हो। और अपना टेलीग्राम नंबर क्या भैया, @PRATHAMRANK, ये टेलीग्राम अपना एड्रेस है, इस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए, आज इतना ही रहेगा। कल बच्चों ये सिक्योरिटी जो मैंने लिखा हुआ है, कल सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे और सहकारी बैंक हैं और अन्य कुछ बैंकिंग से संबंधित विषय हैं जिनको हम कल ही समझ लेंगे, है ना। कल बैंकिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट करके मौद्रिक नीति चालू कर देंगे। देखो, मौद्रिक नीति वैसे बैंकिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कई जगह तो एक ही बैंकिंग के हेडिंग के अंतर्गत ही मौद्रिक नीति भी करा दी जाती है, पर मैं आपको मौद्रिक नीति लेके ही उसको साथ साथ चलूँगा, जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन मालूम पड़ जाए कि बैंकिंग और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्री की आती है उसमें डिफरेंस क्या है। चलो बच्चों, इसको रिवाइज़ कर लेना, नोट्स बना लेना, कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लेना, है ना। निवेश से हमने